एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वह कौन सा है? पीड़ाहारी यानी एनाल्जेसिक्स की तरह, ठीक है। तो किस हाइड्रोजन का उपयोग एनाल्जेसिक्स की तरह किया जाता है? ये किया जाता है ब्रोमीन का। किसका यूज किया जाता है? ब्रोमीन का यूज एनाल्जेसिक के तौर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? आईसी चिप्स जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है वो एक सेमीकंडक्टर से बना होता है और वो है सिलिकॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, हर कोई इसको आंसर कर सकते हो अगर आपको लेजर का फुल फॉर्म पता है तो, ठीक है। तो यहाँ हिंदी में लिखा गया है, अगर इंग्लिश में लिखा हुआ रहता तो आप आसानी से इसको मार सकते थे। लेजर का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए क्या होता है लेजर का। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है लेजर। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये लेजर हो गया। अब आपसे वही पूछा जा रहा है इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो यही हो जाएगा। इसका हिंदी क्या होता है? उदीप्त विकिरण, ठीक है। ये स्टिमुलेटेड हो गया उदीप्त और विकिरण हो गया रेडिएशन। क्लियर है? तो आपका सही आंसर टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये है मस्तिष्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? कौन सा वो हार्मोन है? तो वो है एड्रेनलिन हार्मोन। आपको पता है होगा कि एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो जहां पे आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम होने लगती है क्या किया जाए ना किया जाए, आप बहुत डर जाते हो या इस तरह के सिचुएशंस आते हैं तो वहां पे एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है और इसी कारण से आपका क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। और एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? ये मेडुल्ला से स्रावित होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, MRI निम्न में से क्या है? MRI, MRI इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। MRI का फुल फॉर्म? तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जिसने भी ये बोला सबका सही है, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये होता है MRI का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। आसान सा क्वेश्चन है, विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। कहाँ है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय? बिहार में है, पता है, ठीक है। भागलपुर के पास विक्रमशिला है, वहीं पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी ये आपको बताना है, वंश बताना है, ठीक है। बहुतों ने ये सोचा होगा आंसर शाक्य वंश हो सकता है, लेकिन शाक्य वंश उनके पिता का वंश था, ठीक है। माँ का वंश कौन सा था? तो माँ का वंश था कोलिया वंश। कौन सा वंश था माँ का? माँ का कोलिया वंश था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो थे शाक्य वंश के, ठीक है, शाक्य गण के ये मुखिया थे। और इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। क्या नाम था? माया देवी, ठीक है। और ये थी कोलिया वंश की। क्लियर है? यहां से आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी कौन हुआ? उनका दामाद हुआ। और उनके दामाद का क्या नाम था?
जमाली। क्या नाम था उनके दामाद का? जमाली। यही थे इनके प्रथम अनुयायी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है भारत में, ये आपको बताना है। तो कौन सा वो शिलाश्रय है? यह है भीमबेटका। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है ये भीमबेटका। ठीक है, अगर जिला आपसे पूछा जाए तो रायसेन जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ये भीमबेटका अवस्थित जो भी शिलाश्रय है वहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तान में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोजगार कार्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज चौहान, बहुतों को इसमें कंफ्यूजन होता है, पृथ्वीराज चौहान कौन था? तो अक्सर लोगों को लगता है पृथ्वीराज प्रथम, लेकिन पृथ्वीराज प्रथम पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस नहीं थे। कौन थे जल्दी बताओ? तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से विश्व विख्यात थे। ठीक है, और इनका मृत्यु कब हुआ? आप सभी को पता होगा, तराइन का युद्ध। तराइन का 2 युद्ध हुआ, 1191 और 1192। 1191 में और किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गौरी के साथ। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गया, लेकिन 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया। किससे? मोहम्मद गौरी से। और ये इनकी अंतिम हार थी, क्योंकि इनकी इसके बाद इनको मार दिया गया। ठीक है, और इनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? जल्दी बताओ, आप सभी कमेंट में मुझे ये बताना इसकी राजधानी कहाँ थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया? इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था ये आपको बताना है। तो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, अबू का जैन मंदिर किससे बना है? अबू का जैन मंदिर, अबू का जैन मंदिर किस चीज से बना हुआ है? किस मटेरियल से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है संगमरमर से। ठीक है, अबू का जैन मंदिर, या यहाँ पे अबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा में ये स्थित है। ठीक है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किस चीज से बना हुआ है? ये बना हुआ है संगमरमर से। और किसने इसका निर्माण करवाया था? तो चालुक्य नरेश, जिनका नाम था भीमदेव प्रथम। क्या नाम था उनका? भीमदेव प्रथम, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अच्छा, अगर ये आपसे पूछा जाए कि अब भीमदेव ऑप्शन में ना रहे तो आप क्या करोगे? एक्चुअली में इनके काल में हुआ था, भीमदेव जो शासक थे इनके समय में हुआ था, लेकिन इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था इनके एक सामंत विमल के द्वारा। किसके द्वारा? विमल के द्वारा। तो इतना ध्यान रखना आप कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, किस शासक के शासन काल में कराया गया था? तो वो हो जाएगा भीमदेव, जो चालुक्य नरेश थे, लेकिन किसने करवाया था? ये हो जाएगा विमल ने। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? देखो और बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चलिए बताओ। देखो, बाबर खानवा का युद्ध, क्या बाबर के समय में खानवा का युद्ध हुआ था? बिल्कुल हुआ था। अगला है हुमायूं चौसा का युद्ध, क्या हुमायूं के काल में चौसा का युद्ध हुआ था? तो बिल्कुल हुआ था। अकबर के काल में हल्दी घाटी का युद्ध, बिल्कुल हुआ था। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। जहांगीर के काल में बल्ख का युद्ध, ये गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर बल्ख का युद्ध। बल्ख का युद्ध शाहजहां के काल में हुआ था, ना कि जहांगीर के काल में। ये कब हुआ था? ये 1646 ईस्वी में हुआ था, शाहजहां के काल में। ठीक है, तो बल्ख की युद्ध यहाँ से आप याद रख लो और रेस्ट आपको आता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। क्या था तात्या टोपे का वास्तविक नाम? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और तात्या टोपे कौन था जल्दी बताओ? ये नाना साहेब का कमांडर इन चीफ था। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। क्या आप सभी को नाना साहेब का ओरिजिनल नाम पता है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी कमेंट में मुझे बताओ नाना साहेब का ओरिजिनल नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो किस महिला क्रांतिकारी ने ऐसा किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। किस महिला क्रांतिकारी ने ऐसा किया था? यह किया गया था बीना दास के द्वारा, ठीक है। बीना दास एक क्रांतिकारी थी, इन्होंने अपने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय में अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी। उस वक्त अंग्रेज गवर्नर, जैसे हमारे यहाँ आज हमारे गवर्नर कुलपति होते हैं, उस वक्त भी कुलाधिपति अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में निश्चित किया था? किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। यह भी आपसे पूछा जाता है कि सीधी कार्रवाई दिवस किसने चलाया, तो ये मुस्लिम लीग ने चलाया था। अब आपको यह बताना है किस दिन को उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। तो कौन सा दिन है वो है 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर पाकिस्तान का निर्माण करना, ठीक है। यह दिन एक तरह का आप बोल सकते हो खूनी संघर्ष, जो बंगाल में 7000 लोगों का कत्ल कर दिया गया था, उससे रिलेटेड था। और बिहार बंगाल का बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ठीक है। सब इसी दिन हुआ था। ये जो 16 अगस्त 1940 है, ये दिन उससे रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने अभी बताया, ये डेट डाटा याद रखना, ठीक है। बंगाल में लगभग 7000 लोग, ये आपसे पूछा जाता है कितने लोगों को कत्ल करके मौत के घाट उतार दिया गया था? बंगाल में लगभग 7000। और ये सब जनरली अब मुस्लिम के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा था, तो मैक्सिमम इसमें हिंदू ही मारे गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब हुई थी अब ये बताओ? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसने किया था गदर पार्टी की स्थापना? तो देखो, गदर पार्टी में 2-3 नाम है, ठीक है। लाला हरदयाल नाम आपने सुना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भकना, ये भी नाम याद रखना, सोहन सिंह भकना, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। कहीं कहीं आपको सिर्फ सोहन सिंह भकना ही मिलेगा, लाला हरदयाल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सोहन सिंह भकना एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गदर पार्टी से, ये याद रखना, क्योंकि सोहन सिंह भकना ने सैन फ्रांसिस्को के हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। उसके बाद ही ये सब चालू हुआ था, ठीक है। और इनके द्वारा ही गदर पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इस कारण से यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, गदर पार्टी गदर पत्रिका, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें सोहन सिंह आ जाएगा, लाला हरदयाल आ जाएगा, और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे पंडित काशीराम हैं, भाई परमानंद है, ये सब ने मिलकर किया था, ठीक है। लेकिन अगर गदर पत्रिका के बारे में पूछा जाए तो वहां पे सोहन सिंह भकना ही आएगा आंसर, तो आप इसका ध्यान रखना। और गदर पार्टी में मेन नाम एक जुड़ जाता है, लाला हरदयाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन, जिया तरंग आंदोलन, इसका शुरुआत कहां से हुआ था? मणिपुर से, ठीक है। एक्चुअली में जिया तरंग आंदोलन है क्या, थोड़ा सा इसको समझ लो तो आपको याद रखने में आसानी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जान रहे हो, तो जब पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी के दौरान मणिपुर में जो वहाँ की लोकल जनजाति थी, ठीक है, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और वहाँ का जो आंदोलन था उसमें जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वो मेनली महिलाओं ने लिया था, ठीक है। और उसका नेतृत्व भी किया गया था एक नागा जनजाति की महिला के द्वारा। किस जनजाति के? नागा जनजाति के महिला के द्वारा। और उनका नाम क्या था आप सभी को अगर पता हो तो? ये नाम था गौडी नेल्यू, ठीक है, गौडी नेल्यू। गौडी नेल्यू नाम की एक महिला थी, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। कहाँ? मणिपुर में। और इन्होंने ही इस आंदोलन को नाम दिया था जिया तरंग आंदोलन। क्लियर है? अब आपको याद रहेगा जिया तरंग आंदोलन का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। मणिपुर के जनजातियों ने इसको चलाया था और इसकी जो नेतृत्वकर्ता थी वो थी गौडी लेन्यू, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से कौन भागे थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से जयप्रकाश नारायण भागे थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण जो है वो हाईलाइट हुए थे। ठीक है, इससे पहले भी वो कुछ कुछ करते रहे थे, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण कब से सक्रिय रूप से जाने जाने लगे क्रांतिकारी के रूप में? तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था, लेकिन बाद में ये दीवार फांद कर भाग गए और फरार हो गए। उसके बाद फिर अंडरग्राउंड हो गए, उसके बाद ये कुछ कुछ काम करने लगे। वहीं पे इन्होंने आजाद दस्ता का भी गठन किया था। आपसे पूछा जाता है आजाद दस्ता। ठीक है, आजाद दस्ता का स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, और जेल से भागने के बाद ही किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावास का स्थापना किसने किया था? यह आपको बताना है। किसने किया था? यह किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा। देखो, टीपू सुल्तान जो थे वो उद्योग की स्थापना में बहुत रुचि रखते थे। ठीक है, इंडस्ट्रीज वो बहुत लगाते थे। इस कारण से उन्होंने इस तरह के स्टेप्स लिए थे। विदेशों में भी उन्होंने राजदूतों को भेजा था और दूतावास की भी स्थापना की थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ठीक है, काकोरी षड्यंत्र कांड बहुत ही फेमस है। काकोरी कांड इतिहास अगर आप पढ़ते हो तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताओ कौन थे वो जो बच गए थे? कौन थे? जल्दी बताओ। तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ क्रांतिकारी थे। आपको पता है काकोरी ये उत्तर प्रदेश में ये कांड हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। 1925 तो 100% आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी जाने वाली जो गाड़ी थी, ठीक है, ट्रेन जो थी, उसमें लूटपाट इन्होंने किया और इस घटना को ही काकोरी कांड के नाम से जाना गया। इस कांड के मुख्य अभियुक्त कौन कौन थे यह भी आपसे पूछा जाता है। मुख्य अभियुक्त सबसे मेन आदमी जो था वो ये बंदा था, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ये थे मेन अभियुक्त। ठीक है, इसके बाद अशफाक उल्ला खान ये भी इसमें शामिल थे। ठीक है, और सचिंद्र सन्याल एक थे, वो भी इसमें शामिल थे। राजेंद्र लाहिड़ी ये भी इसमें शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद ये भी शामिल थे। भगत सिंह ये भी शामिल थे। ठीक है, ये सब लोग इसमें शामिल थे। नाम आपको याद रहा? आप नाम याद रखो, आपसे पूछा जाएगा कौन कौन शामिल थे। मेन जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, इसके बाद आप इंक्लूड कर सकते हो अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया? सचिंद्र सन्याल। उसके बाद मैंने बताया चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सभी इसके दोषी थे। ये सभी मेन अभियुक्त थे इसमें। क्लियर है? अब है इन नेताओं पर 2 वर्ष तक मुकदमा इसके बाद चलाया गया, जिसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा दी गई थी। किसको किसको? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, इनको फांसी की सजा दी गई थी। और एक और जो इसमें जो कुछ और लोग थे उनको कारावास की सजा मिली थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो थे वो पुलिस की मुठभेड़ में उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया था, आपको पता होगा। ठीक है, 1931 में उन्होंने खुद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार ये पूछा गया है कि चंद्रशेखर आजाद ने कहां पर खुद को गोली मारी थी। तो ये है अल्फ्रेड पार्क। कौन सा है? अल्फ्रेड पार्क। क्लियर है? इसको आप याद रखना। अल्फ्रेड पार्क ये यूपी के इलाहाबाद में है। वहीं पर इन्होंने गोली खुद को मार ली थी और इस तरह से ये सजा पाने से बच गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक विवादित क्वेश्चन है। अंग्रेज जो सैनिक थे वो बोलते थे कि उन्होंने इनको मारा है, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद को। लेकिन हकीकत ये है कि अंग्रेज सैनिक के गोली लगने से पहले ही वो उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था, क्योंकि वो लोग पहले फायरिंग चल रहा था दोनों तरफ से। तो इनके पास, चंद्रशेखर आजाद के पास एक ही गोली बचा और उधर बहुत सारे सैनिक थे, तो इनको लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो इन्होंने वो गोली खुद से अपने ही कनपट्टे पे लगाकर मार लिया था। ठीक है, तो ये हकीकत यही हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में कौन स्थित नहीं है? कौन सा पहाड़ी है जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? जल्दी बताओ। बालाघाट श्रेणी,
हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ या समताल पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र में कौन स्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र में इसमें से जो मांडव पहाड़ी है वो स्थित नहीं है। मांडव पहाड़ी गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच है, ठीक है। और रेस्ट जो भी है वो सब महाराष्ट्र तक भी फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? बंदरगाह कस्बा गुजरात का नहीं है इन 4 जगहों में से, जल्दी बताओ कौन सा नहीं है? वो है जामनगर, ठीक है। जामनगर ये बंदरगाह नहीं है गुजरात का, ठीक है। और इस रेस्ट जो भी है वो सब बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको लगा होगा कि आपने बहुत बार पढ़ा है, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों? पढ़ा आपने जरूर है, पर बहुत जगह आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलता है। बहुत बार आप लोग गलत जानबूझ के कर बैठते हो, ठीक है। यहाँ पे समझना जरूरी है। यहाँ पे 2 चीजें हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर जो आता है, कुछ बुकों में दिया रहता है, वो है बाघों के लिए, कुछ जगह दिया रहता है जंगली हाथियों के लिए। अब आपको ये समझ में नहीं आता है दोनों में से सही आंसर क्या है। दोनों सही है। अब ऐसे सही है कि पेरियार जो है, ये जान रहे हो आप कहाँ है? केरल में। पेरियार एक नदी भी है, तो ये है पेरियार नदी। इस साइड है एक अभ्यारण्य, इस साइड है दूसरा अभ्यारण्य, ठीक है। पेरियार गेम अभ्यारण्य यानी सेंचुरी का अगर बात किया जाए तो ये है हाथियों के लिए फेमस, लेकिन पेरियार नेशनल पार्क का अगर बात किया जाए तो ये है बाघों के लिए फेमस। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहे तब तो क्लियर है, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आप मार सकते हो, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए, पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है, तो वहां पे आप आंसर मारोगे बाघ। और पेरियार गेम अभ्यारण्य अगर पूछा जाए तो आप मारोगे जंगली हाथी, ठीक है। ये आप समझना, यहाँ पे आपसे पेरियार गेम अभ्यारण्य पूछा गया है। एक्चुअली में वही जो मैंने बताया, बीच में नदी है, ठीक है, और इस साइड में एक अभ्यारण्य है, दूसरे साइड में दूसरा पार्क है। तो पहले पार्क बना था, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। उसके कुछ वर्षों बाद, शायद एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, पर ये सब 70-80s के आसपास हुआ था, ठीक है। और 98 या 97, एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है, एक बार अगर आप लोग चेक करना चाहो तो कर लेना। 97-98 में इसको हाथी के लिए भी संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया दूसरे साइड में, ठीक है, नदी के दूसरे साइड में। तो इसीलिए दोनों का नाम तो पेरियार ही है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। यहाँ आपसे पेरियार गेम अभ्यारण्य पूछा गया और ये जंगली हाथियों के लिए होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? विश्रामपुर, विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्रामपुर कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ये विश्रामपुर कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में विश्रामपुर है और वो कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है हुए हैं? कार्डमम पहाड़ियां किन 2 राज्यों के सीमाओं पर स्थित है? कार्डमम पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है। आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान ये कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। ये स्थित है नागपुर में, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसका स्थापना जो हुआ था 1958 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? ये नागपुर में स्थित है, यानी नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 2001 से लेकर 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? किस राज्य में साक्षरता का सर्वाधिक रिकॉर्ड दर्ज हुआ था? ये हुआ था, जल्दी बताओ कहाँ? साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ रिकॉर्ड हुआ था? ये हुआ था बिहार में, ठीक है। सुन के लग रहा होगा आश्चर्य, पर हकीकत यही है कि सर्वाधिक वृद्धि दर जो है वह रिकॉर्ड किया गया था बिहार में ही। देखो यहाँ पे जो 4 स्थान दिया हुआ है, इस 4 में से अगर मैं बात करूं तो बिहार का जो एजुकेशन स्टेज है वो बहुत कम है, आप ये जान रहे हो, ठीक है। अदर स्टेट में इन 4 में से सबसे कम एजुकेशन जो है वो बिहार में ही है। पर यहाँ पे आपसे वो पूछा ही नहीं जा रहा है ना, वहाँ ये पूछा जा रहा है कि साक्षरता दर, वृद्धि दर जो है उसमें सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है। तो 2001 का अगर बात करें तो बिहार में एजुकेशन लेवल और नीचे था।
2011 में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ इंप्रूवमेंट हुआ। 2001 में अगर बात करें तो यहाँ का जो साक्षरता दर था वो 47.12 था, ठीक है। लेकिन 2011 का बात करें तो ये हो गया 63.82। आपसे पूछा जाता है कि बिहार की साक्षरता दर जो थी 2011 में वो कितना था, 63.82। ये अभी भी आपके लिए वैलिड है एग्जाम में। 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जाएगा, 2021 का जनगणना जब तक नहीं हो जाता है तो, ठीक है। तो 82% लगभग यहाँ पे देखो तो लगभग 16.7 एग्जैक्ट मुझे याद है 16.7% ये इंप्रूवमेंट हुआ था, ये ग्रोथ था। रेस्ट जो भी जगह है जैसे गुजरात में, तो यहाँ पे अगर डेवलपमेंट देखोगे तो इससे कम ही था, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रोथ बिहार में ही था, इस चीज को आप समझना। अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा। देखो ये सब ना डालने का बस एक कंफ्यूज करने का तरीका है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता था अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह हो रहा है तो गुजरात में कब होगा, आपका आंसर वही रहता, क्योंकि हम लोगों को एग्जैक्ट जाके मेजर नहीं करना है, बस हम लोग अपना जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे हम लोग डिसाइड करते हैं, बस वही हम लोग को करना है। जल्दी बताओ कितना होगा। तो देखो एक चीज याद रखना, ये जगह सब डाल के पूछा जा सकता है, लेकिन याद रखना जो अरुणाचल प्रदेश है गुजरात है उसके बीच में 2 घंटे का अंतर है सूर्योदय का, ठीक है। ये टाइम का 2 घंटे का अंतर रहता ही रहता है। तो सूर्योदय का टाइम अगर वहां पे 5 बजे है तो गुजरात में कितने बजे होगा, जल्दी बताओ। अब तो आसान हो गया आपके लिए, ये हो जाएगा 7 बजे, क्योंकि 5 बजे पहले होगा, 7 बजे बाद में होगा। ईस्ट में है आपका अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में है गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में पहले होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, ये है नर्मदा, ठीक है। नर्मदा देखो 2 ही नदी है जो आपसे बार बार पूछा जाता है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों रिफ्ट घाटी होकर बहती है। यही दोनों आप याद रखो, आपका काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, जल्दी बताओ। तो ये देश है कुवैत, ठीक है। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश, इसमें जो भी आपके ऑप्शन है इसमें से है, ये है कुवैत, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका इजराइल, ठीक है। सॉरी, इजराइल से पहले आपका कतर आ जाएगा, कुवैत के बाद कतर, उसके बाद इजराइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित, 4 ऑप्शन में से सही सुमेलित किसको किया गया ये आपको बताना है, तो कौन सा है चलिए देखते हैं। हेमाइट युगांडा, सेमाइट मलेशिया, सकाई सूडान, बुशमैन बोत्सवाना। तो ये जनजाति है, ठीक है। जनजाति तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो इसमें से जो सही सुमेलित है वो है बुशमैन बोत्सवाना। कौन सा है, बुशमैन बोत्सवाना, ठीक है। बुशमैन जनजाति बोत्सवाना में पाई जाती है, ये आप सभी जान रहे हो, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है, कुलगार्गी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है। कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है। कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है, ये स्थित है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। अच्छा, कुलगार्डी फेमस क्यों है, क्यों आपसे पूछा गया। यहाँ एक बहुत ही फेमस सोने की खान है, ठीक है, जो वर्ल्ड फेमस है, इस कारण से आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, यह है किलायु ज्वालामुखी। कौन सा है, किलायु ज्वालामुखी। ये सबसे अधिक सक्रिय है, यह अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है, ठीक है। और पिछले 25 वर्षों से ये लगातार जो एमिशन है वो कर रहा है, तो ये ज्वालामुखी सबसे सक्रिय है। इसके बाद आपका माउंट एटना आता है, ठीक है। ये सभी क्या बोल सकते हो, एक्टिव वोल्केनो ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय जाता है। यूरेनियम सिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम सिटी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। तो यूरेनियम सिटी की स्थापना का श्रेय जाता है कनाडा को। किसको जाता है, कनाडा को, ठीक है। यूरेनियम सिटी की स्थापना का श्रेय इसी को जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। आसान सा क्वेश्चन है। प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, भारत राज्यों का यूनियन है।
ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है वहां, भारत राज्यों का संघ है या यूनियन है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था, किस तिथि को हुआ था, 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की 6 अगस्त 1952 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जल्दी बताओ, तो ये क्या गया था, धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, सोमपुरी विश्वविद्यालय ये वेस्ट बंगाल में क्या गया था। ठीक है, उस वक्त तो बंगाल ही था, वेस्ट बंगाल तो अभी आपका हुआ, तो बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल से आपको याद रहना चाहिए कि ये 7 राज्यों में हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब जो है ये 6 राज्यों में ही होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य रहा ही नहीं, तो अब 6 राज्यों में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कोई भी राज्य अगर चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकती है, अपना बनाया हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल विघटित भी कर सकती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विधान परिषद। ठीक है, तो अभी 6 राज्य जो है वो कौन कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। तो ये 6 हो गया ना, आंध्र प्रदेश 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया। तो यहाँ आप देखो कौन सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो आंसर मिल गया आपको, आपका यह है राजस्थान, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया। भारत के लिए संविधान सभा का विचार किसने दिया था, किसने दिया था, कैबिनेट मिशन योजना ने। किसने दिया था, कैबिनेट मिशन योजना ने प्रथम बार भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है, यानी हमारे केंद्र के खर्च का अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा खर्च हम लोगों का कहाँ हुआ है, ये हुआ है ब्याज की अदायगी पर। ठीक है, जो इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं, हम लोगों ने इतना लोन लिया हुआ है कि सबसे बड़ा खर्च वही पे हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। देखो मैंने बहुत बार बोला हुआ है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनका पद जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। 4 तक तो आपसे पूछ लिया गया पहले ही। ठीक है, चौथा कौन है, तीसरा कौन है, दूसरा कौन है, उसके बाद भी आपसे पूछा जा सकता है, लास्ट से भी 4 आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो और भी क्वेश्चंस बनते हैं वो पूछा जा सकता है, तो आप याद रखा करो ऑर्डर। तो यहाँ देखो, देखते हैं प्रारंभ, बिल्कुल प्रारंभ से कौन है, सी राजागोपालाचारी, ये शुरुआत में थे नहीं, राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल थे। ठीक है, फिर ये सी राजागोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, यानी बी, ए और सी तो आपका खत्म हो गया। देखते हैं राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन थे, एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन आपको पता है तीसरा थे, यानी आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, ये होंगे 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी। भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, तो यह है भारतीय सरकार अधिनियम 1935। आप सभी जान रहे हो इसको। ठीक है, इसमें पहली बार जो प्रांत में द्वैध शासन है उसको समाप्त किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, या आप यूं बोल सकते हैं कि केंद्र में संघीय शासन की भी स्थापना इसी के तहत हुई थी, पहली बार इसी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, जो अधिकार विदेशी नागरिकों को हम लोग नहीं दे सकते हैं, इन चारों में से आपको वो बताना है कौन है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये तो सभी को है ना, जो भी हमारा ये कर्तव्य है कि जो भी हमारे यहाँ पे हैं सबको विधि के समक्ष समानता का अधिकार मिले। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं है। क्यों भाई, विदेशी को हम क्यों दें, यहाँ भारत में आके उनका क्या विचार है वो प्रकट करने का, हम लोग खुद हैं अपने विचार को समझने के लिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये है, उनको जीने का अधिकार तो है ना, भारत में रहे या कहीं पे भी रहे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ऐसा नहीं है कि वो विदेशी है तो हम लोग उनका शोषण कर लेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता है, यानी उनको अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, और ये तीनों अधिकार है।
अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने युवाओं में कौशल विकास के जरिए उन्हें काबिल बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? यह है प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। इन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया है इस साल, और उस पोर्टल का नाम आपको बताना है। उसका काम क्या है? युवाओं में कौशल के विकास के लिए। तो उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है श्रेयस। क्या नाम है उसका? उसका नाम है श्रेयस। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो कौन सा वो संविधान संशोधन है? आप सभी को पता है, वो संविधान संशोधन है 61वां, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था ये हुआ था 1989 में। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि कब हुआ था ये, तो ये 1989 में ही किया गया था, ठीक है। और 21 वर्ष से घटाकर इसमें 18 वर्ष कर दी गई थी। उस वक्त यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया किसके द्वारा? राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व किस योगदान के लिए जाना जाता है? जल्दी बताओ, कृषि का महत्व क्यों है? क्यों है? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के लिए, औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, या इन सभी के लिए? तो तुक्के वालों का तो यहाँ पे उन्होंने बाजी मार लिया, इन सभी के लिए सही है, ठीक है। लेकिन आपको जानना है, कृषि हमारे लिए किसी भी फील्ड से देखो, किसी भी एस्पेक्ट से देखो, कृषि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है कि कृषि से हम जितना इनपुट कृषि में दे रहे हैं उतना आउटपुट हमें मिल नहीं रहा है, पर अगर हम चाहें तो कृषि से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर आप गलत करके आते हो। किस चीज के लिए? तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो आपको यहाँ पता चलेगा कि पैन कार्ड में पता नहीं होता है, ठीक है। उसमें कोई पता नहीं रहता है, वो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, उसमें नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, सब चीज रहता है, लेकिन एड्रेस उसमें रहता ही नहीं है, तो पते का प्रमाण होगा कैसे? अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया वह कौन सा था? पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु किस अवधारणा को लोकप्रिय किया था? क्वेश्चन बड़ा है, आंसर बहुत ही छोटा है, आप जानते हो, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। अब तो जब से मोदी जी आए हुए हैं तब से इनक्रेडिबल इंडिया तो हर जगह टीवी में भी छाया, अभी कुछ दिन से बंद है, ठीक है, लेकिन आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पदार्थों के उचित एवं पोषणीय मूल्यों के संदर्भ में स्थापित विशेष समूह के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे इसके अध्यक्ष? जल्दी बताओ। तो इसके अध्यक्ष थे किरीट पारिख। कौन थे? किरीट पारिख, ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थों के उचित एवं पोषणीय मूल्यों के संदर्भ में एक विशेष समूह का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे किरीट पारिख। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष हुई? नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्दी बताओ किस वर्ष हुई थी? नई शिक्षा नीति की घोषणा ये हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। अगला क्वेश्चन है, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, ये मिलेनियम विकास लक्ष्य देखो, इसके लिए 8 लक्ष्य रखे गए थे, ठीक है। उसी 8 लक्ष्य में से आपको ये बताना है कि इसमें से जो भी आपके ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा वो नहीं है। सबसे पहले मैं सही आंसर बता देता हूँ। सही आंसर है 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति, ठीक है। ये देखो मिलेनियम विकास लक्ष्य जो है ये 2000 ईस्वी में इसको फाइनलाइज किया गया था, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल का एक विकास लक्ष्य था, ठीक है। यूएन ने भी इसको डिसाइड किया था और ये 2015 तक का एक टारगेट लिया हुआ था, ठीक है। तो 2015 में ये खत्म हो गया। 2015 के बाद इसको और फर्दर डेवलप करने के लिए अभी जो है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, एसडीपी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम अब चालू हुआ है। तो मिलेनियम बस टर्म आपको आना चाहिए, ठीक है। और देख लेना एक बार, ये 3 जो है ये 3 इसमें आता है। एक बार मैं बता देता हूँ जैसे इसका क्या क्या लक्ष्य था, जैसे गहन गरीबी एवं भूख उन्मूलन, ठीक है, सार्वभौमिक शिक्षा की प्राप्ति,
लिंग समानता को प्रोत्साहन, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण जो अस्थायित्व है उसमें सुधार, विकास के लिए वैश्विक सहयोग, ठीक है, एड्स, मलेरिया और अन्य रोगों का रोकथाम। ये 8 इसका पॉइंट था, ठीक है। अब इसके जगह पे क्या चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वनस्पति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो ये है सुंदरवन, ठीक है। सुंदरवन मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण, जो मानव पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आसानी से आप इसको मार सकते हो। क्या है, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रो वर्ड जो है यह मानव से संबंधित है, तो एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था। तो किस आंदोलन का ये नारा था, ये नारा था चिपको आंदोलन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पलाची माड़ा जो पर्यावरण के अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है। पलाची माड़ा जगह, चीज आपको जाना है, ये जगह आपको जाना है। पलाची माड़ा ये कहाँ स्थित है, तो पलाची माड़ा केरल में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी थी। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन से तत्व उत्तरदायी थे, तो ये था आपका कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होकर ऑक्सीजन मार देते हैं, लेकिन ये इस जो इंपॉर्टेंट तत्व उत्पत्ति के लिए उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है। तो यह है आपका कच्छ की खाड़ी, ये स्थापित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ये नहीं आता है और सब आता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है वेस्टर्न घाट में। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट से आपका एक ऑप्शन आ रहा है, वो है शांत घाटी यानी साइलेंट वैली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण है। परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण इनमें से कौन सा है, तो यह है सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, जो कोरल ब्लीचिंग है, ठीक है। परवाल विरंजन क्या हुआ, कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। क्या है इसका मेन कारण, सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में बाधा पड़ती है और हरे रंग के शैवाल सफेद हो जाते हैं, ठीक है। इस कारण से जो परवाल का जो आप बोल सकते हो खाना पीना बनाने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है और वो लोग मरने लगते हैं, इसी को कहा जाता है परवाल विरंजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का जो चर्चा किया गया है वो किस चीज में किया गया है, कौन सा संविधान संशोधन है। यहाँ से आप सभी को आंसर तो क्लियर होगा, ठीक है। ये होगा 73वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसी में सारी चीजों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। मकान की छत से अगर कोई पत्थर को नीचे गिरा रहे हो तो इसका काइनेटिक एनर्जी जब यह भूमि के पास पहुंचने वाला होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, ठीक है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी। तो अभी पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, यह है इस्लामाबाद, लेकिन 1959 तक इसकी राजधानी कराची हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यह है चिकमंगलुरु में। कहाँ स्थित है, चिकमंगलुरु, ये कर्नाटक में एक जगह है, ठीक है। यहीं पे है कॉफी अनुसंधान संस्थान। कहाँ है चिकमंगलुरु, चिकमंगलुरु है कर्नाटक में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग के लिए हम लोग किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं, हम लोग करते हैं आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। वेल्डिंग के लिए अगर गैस पूछा जाए तो क्या होगा, गैस हो जाएगा आपका, 2 गैस यूज किया जाता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। लेकिन अगर यहाँ पे तत्व पूछा जा रहा है, कंपाउंड पूछा जा रहा है, तत्व नहीं, ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिक्सर हम लोग यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन है नई मुद्रा यूरो किस वर्ष से में प्रारंभ की गई थी। तो यूरो जो है ये नई मुद्रा यूरो जो लॉन्च हुआ था वो किस वर्ष लॉन्च हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ यूएसएसआर जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, यूएसएसआर, ये डिसइंटीग्रेट कब हो गया, इसका विघटन कब हुआ था? इसका विघटन हो गया था दिसंबर 1991 में, ठीक है, दिसंबर 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, आप सभी को याद होगा, यह है फोर्ड, ठीक है। इनका अगर पूरा नाम आपको पूछा जाए तो इनका पूरा नाम था गेराल्ड, ठीक है, रुडोल्फ फोर्ड जूनियर, ठीक है, गेराल्ड रुडोल्फ फोर्ड जूनियर। और ये 1974 से लेकर 77 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। ये उपराष्ट्रपति भी रहे हुए हैं, ठीक है, और ये एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। आप सभी को पता है कि राजकुमार शुक्ल ये बिहार से थे, लेकिन बिहार में किस गांव से थे ये आपको बताना है। ये थे मुरली भरवा गांव, ठीक है, मुरली भरवा गांव से ये बिलोंग करते थे राजकुमार शुक्ल। और इन्होंने गांधी जी को इन्वाइट किया था, आप सभी को पता है, 1917 के लिए, ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है पटना हवाई अड्डे की किस नाम से जाना, पटना हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है। की नहीं होगा, यहाँ को होगा, ठीक है। पटना हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है मनेर में किस प्रांतपति का मकबरा स्थित है। मनेर, मनेर में किसका मकबरा है? तो मनेर में है शाह दौलत का मकबरा। किसका है? शाह दौलत का मकबरा है मनेर में। अगला क्वेश्चन है मुमताज महल के भाई शाइस्ता खां को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था। शाइस्ता खां कौन है? यह है मुमताज महल, ठीक है, मुमताज महल का भाई, ठीक है। इनको कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? इनको बनाया गया था बिहार का गवर्नर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक गति से प्रभावित होने वाली नदी कौन सा है। कौन सी ऐसी नदी है इन चारों में से जिसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो सबसे अधिक है? तो वह है बूढ़ी गंडक की, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से आपका सही आंसर जो है वो है बूढ़ी गंडक। अगला क्वेश्चन है किस देश में हुए नए कानून संशोधन के तहत यहाँ के स्कूलों को अपने फॉर्म में माँ और पिता के स्थान पर पेरेंट 1 और पेरेंट 2 लिखना होगा। यानी किस देश में ये संशोधन हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में, ठीक है। वहाँ जो भी बच्चे स्कूल में अप्लाई करेंगे वो पिता और माता का नाम ना देकर, ठीक है, और पिता और माता के नाम की जगह जहाँ पे माँ लिखा हुआ होता था, ठीक है, वहां पे लिखा रहेगा पेरेंट 1, और जहां पिता लिखा हुआ होता था वहां लिखा रहेगा पेरेंट 2। इसके सामने उनके माता पिता का नाम इंगित रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है। तो इन चारों जगह में से उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है? यह है बरौनी में, ठीक है। बिहार में उर्वरक उद्योग बरौनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दवाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार में कौन सा जगह दवाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यह है मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की मुख्य व्यावसायिक फसल कौन सी है। तो चार ऑप्शन में से आप देखो, बिहार में मेनली जो कॉमर्शियल क्रॉप है वो कौन सा है? तो वो है गन्ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस स्थान पर लौह पैराइट का कारखाना स्थित है। तो बिहार में किस स्थान पर लौह पैराइट का कारखाना स्थित है ये आपको बताना है। किस स्थान पे है? यह है अमझोर में। कहाँ स्थित है? अमझोर में। अगला क्वेश्चन है किस नदी को लाखनदेई के नाम से भी जाना जाता है। लाखनदेई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार से, ठीक है। बिहार में किस नदी को लाखनदेई नाम से भी जाना जाता है? यह है बागमती, ठीक है। बागमती नदी को लाखनदेई नदी से भी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? क्या जाना जाता है? लाखनदेई नदी। किसको? बागमती को। अगला क्वेश्चन है बिहार में दूरदर्शन का प्रयोग जन संचार के लिए कब हुआ था। दूरदर्शन का बिहार में पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो कब हुआ था ये मैंने बताया हुआ। मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था 1978 में। कब किया गया था? 1978 में। अगला क्वेश्चन है बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है। तंबाकू उत्पादन में अगर बिहार का स्थान देखें तो यह है छठा, ठीक है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? यह है 6th। अगला क्वेश्चन है शेरशाह, अच्छा मैक्सिमम तंबाकू उत्पादक कौन सा है? यह है आंध्र प्रदेश। शेरशाह का मकबरा निर्मित है किस चीज से? शेरशाह का मकबरा निर्मित है, सॉरी कहाँ, किस जगह में शेरशाह का मकबरा निर्मित है? कहाँ है शेरशाह का मकबरा? यह सासाराम में। आसान सा क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में अबरख पाया जाता है? तो बिहार में अबरख कहाँ पाया जाता है? गया, नवादा, जमुई, ये सभी। तो आपका सही आंसर है ये सभी। इन सभी जगहों में आपको अबरख मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? तो सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा ये अफगान शैली से बना हुआ है। किस शैली से? अफगान शैली से। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स हो गया है सारा, आप इसको अलग करके देख लेना। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। किस चीज के लिए मशहूर है? ताले बनाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ प्रतिवर्ष पशुओं की खरीद बिक्री का प्रसिद्ध मेला लगता है? तो आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को ये आंसर पता है। कहाँ लगता है? यह सोनपुर मेला, बिहार में सोनपुर में प्रसिद्ध मेला लगता है जहाँ पे जानवरों का खरीद बिक्री होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले बिहार के अभ्यारण्य कौन से हैं? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला बिहार का अभ्यारण्य, तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वो है वाल्मीकि नगर। ठीक है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है और सिर्फ यही आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो कौन बने हैं NFL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक? ये हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के नए अध्यक्ष बने हैं? तो CII के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? ये हैं उदय कोटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बासु चटर्जी का निधन हुआ, वह थे? बासु चटर्जी ये किस फील्ड से संबंधित थे? तो किस फील्ड से संबंधित थे? तो ये फिल्मकार थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर का निधन हुआ, वह थे? अनवर सागर क्या थे? तो अनवर सागर एक गीतकार थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इसका नाम बदल दिया गया है और किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन है? ये हैं रवीश कुमार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त कौन है? ये हैं गायत्री कुमार। ठीक है, जिनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? छोटी दुकान चलाने वालों के लिए एक योजना लॉन्च किया गया पीएम मोदी के द्वारा और उसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। क्या नाम है? पीएम स्वनिधि योजना। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अश्विनी भाटिया। ठीक है। इनके अलावे भी और MD हैं, शायद इनके अलावे 3 और MD हैं। ठीक है। और इनको अभी पिछले ही मंथ नियुक्त किया गया है SBI का नया प्रबंध निदेशक। क्लियर है? तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। चलिए कल फिर से मिलता है अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।